जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जिसमें हमारे समद और सलाम फैमिली के जितने भी हैं, चाहे वो उनकी औलादें हैं समद साहब की, सलाम साहब की या उनके पार्टनर्स हैं, उनको हमें कैप्चर करना चाहिए और हमें हमें उनसे ये कहना चाहिए कि भाई एक तो आप अपने बारे में बताएँ, जो बताना चाहें। आप फिर जो भी बुजुर्ग अपना जा चुका है, जो भी, जैसे बड़ी अम्मा है, बड़ी अम्मा अगर बाबा हज़रत के बारे में कुछ बताना चाहें, तो वो बताएँ। कोई इसमें टाइम की कोई हमें बंदिश नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए यार, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अगर मुमकिन हो तो वो ये भी बताएँ कि वो हम आने वाली जनरेशन से उनकी क्या तवक्को है, क्या वो चाहती हैं। तो ये चीज़ अगर हम ये 3 चीज़ें कैप्चर कर सकें ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा अपना एक ज़ख़ीरा हो जाएगा और एक अपने लिए आगे जनरेशंस के लिए चेरिश करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। आरिफ़ मतलब सबसे बड़ी खुशनसीबी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि हम मुसलमान पैदा हुए, अपन इस घर में प पैदा हुए जिस घर की एक बहुत बड़ी लेगेसी है। मतलब ये हम सबके लिए बड़ा कहते हैं ना मैटर ऑफ प्राइड है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं। तो मैं अपने दादा की अगर मैं बोलूँ तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3rd या 4th लास्ट ग्रैंडचाइल्ड मतलब बिल्कुल आखिर बच्चों में हूँ। तुम हो, मेरे बाद दानिश है, मोहसिन और अहमद हैं और एक वो है अब्दुल वहीद है। मेरी पैदाइश तो जयपुर की जो अस्पताल है तिलक नगर में वहाँ की पैदाइश है। और उसके बाद मैं शायद जब 1.5 साल का था तो पापा सऊदी अरब चले गए थे। तो और इंडियन एम्बेसी स्कूल में मैंने क्लास अपनी केजी किंडरगार्टन से लेके क्लास 9th तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी। और एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि हम क्योंकि दोनों फैमिली जो है अब्दुल समद सलाम की दोनों ही फैमिली हमारे लिए जो है बहुत क्योंकि एक मेरा ननिहाल है और एक मेरा ददीहाल है। तो ये भी एक हमारे साथ एक क्या कहते हैं ना कोइंसिडेंस है और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है। जी, तो बाकी तो हम लोग वहाँ रहे जी 83 से लेके 96 दिसंबर तक हम लोग सऊदी अरब में थे। यार बंगले की मेरी बहुत बहुत नहीं बंगले की याद डेफ़िनेटली है। बचपन की याद तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि 83 में हम लोग चले गए थे, मैं बहुत छोटा था, साल डेढ़ साल का था। तो मगर जब हम 96 में आए तो हम बंगले में ही आए थे और आउट हाउस जो मसूद रूम है वहाँ हमारी रिहाइश थी। तो वो एक बड़ा अच्छा दौर देखा है हमने जब हम सब पूरी फैमिली एक बंगले वाले सब एक साथ रहा करते थे। तो हालाँकि पढ़ाई की वजह से पापा ने ये डिसाइड किया कि नहीं हम हमें शिफ्ट होना चाहिए। तो हम शिफ्ट हो गए मगर बंगले की बहुत ज़बरदस्त मेमोरीज़ हैं और हमारे लिए बड़ा कहते हैं ना बंगला हमारी लेगेसी का पार्ट है। तो हमारे लिए बड़ा वो होता था उसको देखना माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, उसका ड्राइंग रूम, उसकी बालकनी, जो पेड़-पौधे लगे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत बहुत अच्छी वो यादें हैं उसकी। मुझे ये ज़रूर याद है कि हम लोग बंगले में कोई दावत थी और मंजी की दावत थी। और हम लोग जो है हमें मना किया गया था कि वो जो अपना गैराज है ना, जो गैरेज था और वो जो पाथवे है गैरेज से दरवाजे तक, तो हम लोग सब वहीं खेल रहे थे, सब बड़े बहन-भाई, मैं भी उनके साथ में था, बहुत छोटा था। तो मुझे ये याद है कि मंजी ने 1 दफ़ा मना किया, 2 दफ़ा मना किया, पर हम हम लोग वहीं खेल रहे थे। फिर अब एकदम से मैंने देखा सब लोग भाग रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं? तो उन्होंने कहा मंजी आ रहे हैं। तो वो सब उस तरफ भागे, मैं पता नहीं क्यों सीधे चला गया, तो फिर मेरी काफ़ी पिटाई हुई थी मंजी से। मुझे ये चीज़ याद है। तो अब जो यकीनन हमने कुछ शरारत की होगी मगर हाँ, ये एक मेमोरी है मुझे। मैं तुम्हें हकीकत बात बताऊँ, मेरा पायलट बनने का पूरा इरादा था। हकीकत बता रहा हूँ मैं तुम्हें मुझे बचपन से एरोप्लेन्स बहुत फ़ैसिनेट करते थे और मैं बहुत ज़्यादा एरोप्लेन्स मुझे जो है ना मतलब फ्लाइंग और ये बड़ा अच्छा लगता था। तो ये बात एक्चुअली पापा को मैंने बताई थी और वो बहुत सीरियस हो गए थे मुझे फ्लाइंग स्कूल में एडमिट करने के लिए। पर मुझे फिर पता चला कि मुझे कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने के लिए आपकी फिज़िक्स और मैथ्स होनी चाहिए आपके पास 12th में।
और उसमें आपके नंबर्स भी अच्छे होने चाहिए। तो भाई मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं पायलट नहीं बनूँगा, क्योंकि मुझे मैथ्स जो है वो उससे मेरी बिल्कुल दोस्ती नहीं है, हकीकत बात ये है। तो मैंने अपना इरादा छोड़ दिया, मगर हो सकता है अगर अल्लाह ने चाहा तो यही शौक मेरे बेटे को बहुत है और यही एक रीज़न है जिसकी वजह साद जो मेरा बेटा है यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने यूरोप में माइग्रेट हम हुए हैं। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है अगले साल या उसके बाद वो शायद अपना पायलट ट्रेनिंग स्टार्ट करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं पिटा बहुत हूँ एक्चुअली बहुत पिटा हूँ मैं। मैं मम्मा-पापा से बहुत पिटा हूँ। तो फिर क्या होता था फराबाजी मुझसे बड़ी थी, मैं छोटा था, तो शायद मैं ह बदतमीज़ियाँ और शैतानी भी मैं ज़्यादा करता था। और फिर क्या होता था कि हमारे यहाँ लड़कियों पे हाथ नहीं उठाया जाता, अपने घर में। तो वो सारा गुस्सा मुझ पे उतरता था। तो मैं बहुत पिटा हूँ यार। अरे नहीं यार मैं तो जब देखो नाना मेरे उनकी डेथ हो गई थी 1979 में, तो मेरी पैदाइश से पहले नाना की डेथ हो गई थी, तो नाना को तो हमने देखा नहीं है। और अब्बा हुज़ूर की समद साहब की जो इंतकाल हुआ, वो हुआ 83 में। तो मैंने सुना है कि मैं बहुत छोटा था और शायद उधर ही आस-पास खेल रहा था। तो मतलब सोचो कि कुछ ज़हन में कोई मेमोरी नहीं है, मैं तो बिल्कुल बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो कोई ऐसी मेमोरी नहीं है मुझे उन लोगों की। हाँ, मेरा जो वक़्त बहुत अच्छा गुज़रा है और मुझे जो बहुत अच्छे से याद है, वो हमारे समद साहब और सलाम साहब की जो बहन थी, शाहजहाँ बेगम, जो हमारे वालदैन की मेरे वालदैन की फुप्पो थीं, जो सऊदी अरब में थीं। तो उनके साथ मैंने काफ़ी अरसा गुज़ारा है क्योंकि वो हमारे यहाँ आती थीं। मैं और फ़राबाजी हम लोग समझदार हो गए थे, तो उनसे मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं अपने ख़ानदान के बारे में। अपन लोगों की पास्ट हिस्ट्री के बारे में जो मैं अक्सर मैं तुम लोगों को बताता भी हूँ, अपना वो जो फ़ेसबुक पेज है उसमें मैंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, तो उनसे थोड़ी-सी जो है अ, मुझे उनकी याद है। जी। अम्मा अम्मा की मेमोरीज़ हैं यार, तुमने बिल्कुल सही याद दिलाया। अम्मा की जो है मसूद फ़ातिमा नाम था उनका और वो वैसे खाला थीं वो बाबा हज़रत और उनकी और हमारी दादी जो एजाज़ फ़ातिमा जिनका नाम था, वो काफ़ी बीमार हो गई थी अपने अर्ली 40s में। इंतकाल हो गया है उनका अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 40 उनका 1964 में इंतकाल हुआ है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो अपनी अर्ली 40s में थी। उनको एक तो क्या वो ओबीस हो गई थी और उनको ये जो है ना अस्थमा वगैरह हो गया था। तो काफ़ी उनको साँस की जो है ना मसला था। तो 3 बच्चों को अ, अब्बी को, कनाडा वाले मैं उनको अब्बी कहता हूँ, उनको नफ़ीस फुप्पो और पापा को उन्होंने ही पाला था अम्मा ने। और मैं समझता हूँ जब तक अम्मा थी तब तक एक अलग ही बात थी बंगले की। तो मुझे अम्मा की थोड़ी मेमोरीज़ याद हैं क्योंकि शायद उनका 90s में इंतकाल हुआ है, तो मुझे अम्मा की कुछ मेमोरीज़ तो हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी नानी जो हैं माशाल्लाह हयात हैं वो मुझे याद है जब वो होश में थीं, अब तो ख़ैर वो अपनी थोड़ा-सा उनको शायद अल्ज़ाइमर का भी इश्यू है, याद नहीं रहता। मगर वो मुझे याद है कि जब वो होश में थीं और कुछ सालों पहले, तो हमारे वो मोहल्ले वाले घर में नाना की एक पिक्चर लगी हुई थी, वो कोट-वोट पहने हुए अगर तुम्हें याद हो तो। तो मुझे याद है बाजी बाजी कहते हैं हम अपनी नानी को। तो बाजी हमेशा मुझे देख के मुझसे इशारा करके कहती थी जैसे तेरी नाक और ये बिल्कुल तेरा नाना जैसा है। वो मुझे रिज़ेम्बल करता है तो और वाक़ई मैंने उनकी कुछ पिक्चर्स देखी तो हम तो डीएनए तो आप कोई भी बच्चा जो होता है वो अपनी फैमिली प्रोडक्ट होता है 100% या तो आप अपने मैटरनल पैटर्नल साइड पे जाते हो। तो मैं इसको हाँ, तो मैं अपने नाना से मिलता हूँ क्योंकि मैं अपनी वालदा से मिलता था मम्मा से और वो अपने वालिद से मिलती थी तो ये मैं एज़ अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरी मुशाबियत है अपने नाना से। यार मुझे जयपुर से बहुत दूर हूँ। हालाँकि मैं एक बात तुम्हें ये बता दूँ कि मुझे और ये हकीकत है इसमें मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। जयपुर से अच्छा श मैं मेरी पैदाइश जयपुर में हुई हालाँकि ज़्यादा वक़्फ़ा मैंने बाहर गुज़ारा है। पहले हम जद्दा में थे, फिर दम्माम में थे। मैं पिछले 14 साल से दुबई में हूँ। फैमिली मेरी माइग्रेट कर गई यूरोप में आ गए, पोर्चुगल में।
पर मुझसे अगर तुम पूछो हकीकत में मुझे जयपुर से अच्छा कुछ नहीं लगता। मुझे जयपुर से बहुत मोहब्बत है। जयपुर से क्योंकि वो हम वहीं के हैं और मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ और मैंने अपने वालिदैन से हमेशा यही भई सीखा भी है कि हम तो जयपुर के हैं और उस इस बात का हमें बड़ी वो है कि भई हम जयपुर के हैं और अपने शहर के हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल तो मैं दुबई में हूँ। अभी मैं फ़िलहाल दुबई में हूँ। यार हम पोर्चुगल में हैं, लिस्बन जो कैपिटल सिटी है, तो वहाँ वहाँ शिफ्ट हो गए और मैं भी इंशाल्लाह दुबई से क्योंकि फैमिली को पहले ही मैंने शिफ्ट कर दिया था, तो मैं इंशाल्लाह वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं यहाँ 2 महीने और हूँ इंशाल्लाह और अब मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादा वक़्त जो है वो एक तो जयपुर में और जयपुर में भी गुज़ारूँगा इंशाल्लाह 2 या 3 महीने मुझे हर साल साल में 2 महीने तो कम से कम जयपुर में गुज़ारने हैं। तो ये इरादा है। रिटायर नहीं कहूँगा बट मैं ये कहूँगा कि हाँ, अब मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा फैमिली टाइम हो, थोड़ा-सा मेरा हमेशा से इरादा 40 की ऐज का था अपना मेरा टारगेट लेके चला था मैं। पर मैं थोड़ा 2 साल 3 साल लेट हो गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जाके थोड़ा-सा अपनी हॉबीज़ परस्यू करना चाहता हूँ, थोड़ा-सा फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारना चाहता हूँ। जैसे मुझे एहसास हुआ कि मुझे जयपुर से मैं काफ़ी दूर रहा, अब मेरा इरादा ये है कि मैं जयपुर में भी वक़्त गुज़ारूँ। इंशाल्लाह मैं ईद पे मैं जयपुर जा रहा हूँ इंशाल्लाह और अल्लाह ने चाहा तो शायद तुम मुझे और हर साल जयपुर में देखोगे इंशाल्लाह। तो अब ये इरादा है यार मतलब ये है और तो मतलब यही आइडिया यही है। यार मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। मैं तुम्हें मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। मैं सेलिंग का मुझे शौक है सेलिंग। मैं इंशाल्लाह अभी जाके मेरा इरादा है कि मैं एक सेलिंग क्लब जॉइन करूँ, एक सर्टिफ़िकेशन होती है आपको सेल करने की। तो ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है आसिफ़। मैं तो मुझे अब इंशाल्लाह मौका लगेगा। पहले मैं बहुत पढ़ता था, मगर फिर जब से इतनी बिज़ीफुलनेस हो गई थी, तो मिलता नहीं था टाइम। अब इंशाल्लाह मैं वो करूँगा। थोड़ा-सा बच्चों के साथ टाइम गुज़ारूँगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। तो ये चीज़ मैं जो हूँ वो परस्यू करना चाहता हूँ अब। समझ जो है ना, जो समझ है वो कोई भी इंट्रोवर्ट तो होता नहीं है। मेरा मानना ये है कि हम लोग इंट्रोवर्ट्स नहीं हैं, हम बहुत एक्सप्रेसिव हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने हमें एक तो अल्लाह ने हम लोगों को ज़हीन बनाया है और हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं। मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ, पर हमारे घर में हमारे बड़े भाई हैं बहुत सारे जो बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह, मैं हकीकत में। तो हम लोग बहुत एक्सप्रेसिव हैं और मैं समझता हूँ हम सारे के सारे ही अ, सब लोग मैं तो मानता हूँ ददियाल में हमारे, वो सारे के सारे एक्सट्रोवर्ट हैं। ये मेरा मानना है। ये मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है अलीम आका बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं और आका से अब मैंने मेरा पर्सनल एक उनसे एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने शायद शेयर भी किया था कि आका मुझे एक दफ़ा बस में मिल गए थे। मैं दिल्ली से जयपुर आ रहा था और अलीम आका जो है वो अपना कोई मुझे किस्सा सुना रहे थे जो उनके साथ हुआ था और ये रात की बस थी, जो रात में चली थी 12 बजे और सुबह फजर में जयपुर पहुँच रही थी। तो मैंने कुछ टाइम बाद एहसास किया कि बस में कोई नहीं सो रहा था, सब आका को सुन रहे थे। और और माशाल्लाह वो जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें। उसके अलावा तो सारे के सारे यार हम लोग सब बहुत अच्छी बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप संजली फुप्पो से बात करो तो वो बहुत अच्छा बोलती हैं। संजली फुप्पो बहुत अच्छा बोलती हैं। पापा हमारे जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इसी तरीके से बाबा हज़रत बहुत अच्छे अच्छे मतलब ये शायद हमारे जीन्स में है। बातों के जादूगर हैं हम लोग और हम जो है ना एक्सप्रेस करना हम लोगों को अच्छा आता है। यार मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ गानों का तो बहुत ज़बरदस्त शौक है। वो जो एक हमारे दादा का ग्रामोफ़ोन का काम था और वो एक टैग लाइन थी बाजे वालों की जो हमारे नाम के आगे थी। मैं समझता हूँ ये हमारे ख़ानदान में मैं कम से कम अपने घर की बात अगर बताऊँ, तो मम्मा और पापा हमारे जयपुर में मम्मा के इंतकाल के बाद क्या स्केड्यूल रहता है मुझे मालूम नहीं, वरना पहले ये होता था कि सुबह उठते ही फ़जर की नमाज़ के बाद रेडियो ऑन हो जाता था। और वो रेडियो चलता था, पूरी दिन चलता था वो।
तो हम लोग और अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं थर्ड जनरेशन रफ़ियन हूँ। रफ़ी साहब के तो हम लोग दीवाने हैं। मैंने सुना है अब्बा हुज़ूर को बहुत पसंद था मोहम्मद रफ़ी। पापा हमारे दीवाने हैं रफ़ी के लिए और शायद वैसी दीवानगी मुझे भी है। मुझे भी है। मतलब ऐसा लगता है जब रफ़ी साहब गा रहे होते हैं, तो कल ही मैं शायद फ़ातिमा के घर पे था और मैं उससे ये बात कह रहा था, उसने विविध भारती चला लिया था। अब आजकल एलेक्सा है सबके घर में, तो हम भी वहाँ चलाते हैं। फ़ातिमा भी अब विविध भारती चला देती है। तो अब मैं यही कह रहा था कि रफ़ी साहब का गाना चल रहा होता है, तो पता नहीं बहुत अपना-सा लगता है। ऐसा लगता है वो भी हमारी फ़ैमिली का पार्ट है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा रहे हैं ये। ये गाने और ये जो पुराने गाने हैं, तो तुम अगर मुझसे पूछो तो डेफ़िनेटली मैं वो अ, जो है ना उस लेगेसी का पार्ट हूँ और मेरे घर में भी अ, वहाँ पर पोर्चुगल में भी हम विविध भारती चलते हैं, पुराने गाने चलते हैं। मुझे खुद को पर्सनली रफ़ी साहब बहुत पसंद है और मैं तो चाहूँगा कि मेरे बच्चों को भी पसंद हो। अगर उनमें समझ होगी, तो उनको भी पसंद आने चाहिए। कोई भी अगर अच्छी कहते हैं ना ज़ौक वाला आदमी है, जिसको समझ है, तो वो रफ़ी को तो पसंद करेगा। बिल्कुल। पत्थर के सनम बहुत अच्छा लगता है जो टाइटल सॉन्ग है, पत्थर के सनम। मुझे तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। मुझे रफ़ी साहब के थोड़े जो 70s वाले हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे दर्द दिल, दर्द जिगर। उसके अलावा क्या हुआ तेरा वादा, ये वो कसम वो इरादा, तो ये मेरे बहुत बहुत पसंद है मुझे ये गाने। वैसे मैंने अली माका से कहा था, पता नहीं वो किसी वजह से मुझे पूरा नहीं कर पाए। मैं इंशाल्लाह अभी जब इंडिया जाऊँगा तो मैं एक ग्रामाफ़ोन प्रोक्योर करने का इरादा है मुझे, जो मैं लेके वहाँ जाऊँगा अपने घर में। क्योंकि वो हमारी लेगेसी भी है, तो ये और कुछ रिकॉर्ड भी लेके जाऊँगा कि हम उस लेगेसी को मेंटेन करेंगे। मगर बिल्कुल मेरे पास तुम्हें रफ़ी साहब के बहुत बेहतरीन गाने लेट 40s से लेके जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ था 80 तक, सारे मिल जाएँगे तुम्हें। बिल्कुल, बिल्कुल। यार मम्मा-पापा बहुत बहुत डिवोटेड पेरेंट्स थे। मम्मा थीं और पापा माशाल्लाह हैं। उन्होंने हम 5 बहन-भाई हैं, माशाल्लाह पाँचों प्रोफ़ेशनल्स हैं और पापा ने अपने लाइफ़ के कई डिसीज़न्स में जब वो उन्होंने जो है ना फैमिली को हमेशा आगे रखा है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको तो सऊदी अरब में मुझे याद है उस ज़माने में 96 में मैं तो 9th में था और फ़रा बाजी 12th में थी। 12th तक का स्कूल होता था, सीबीएसई का स्कूल था हमारा और 96 में सऊदी अरब में एक्सपैट्स के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं देते थे। तो तो मुझे याद है कि पापा ने डिसाइड किया कि भई फ़रा बाजी की पढ़ाई के लिए हम सबको इंडिया जाना होगा। तो मुझे याद है उनके बॉस ने उनसे ये कहा था कि तुम बच्चों को छोड़ के आ जाओ सेटल करके आ जाओ। पर उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगा तो बच्चों के साथ रहूँगा। तो ये इससे पता चलता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा डिवोटेड अब जैसे हम बंगले गए, हम बंगले में ही थे। फिर वहाँ कुछ ऐसी इंस्टेंसेस हुए जहाँ उनको ये एहसास हुआ कि मेरी पढ़ाई में दखल हो रहा है या मैं पढ़ नहीं पा रहे हम लोग सही से। तो फिर उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम तिलक नगर से मानसरोवर जाएँ। और मैं समझता हूँ आज हम जो भी हैं हम, वो हमारे माँ-बाप की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने हमें सिर्फ़ सिर्फ़ ऐसा नहीं कि दुनियाई तालीम दी है, उन्होंने हमें दीन की भी तालीम दीन और दुनिया साथ में दिया है। और यही चीज़ अब मैं और आयशा हम एस्पायर करते हैं कि हम साथ-वाथ को इसी तरीके से वही तरबियत हम दें। क्योंकि हम लोगों को दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। कहीं आगे बढ़ने का या तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दीन को पीछे छोड़ दोगे या आप दीन में चले गए तो दुनिया को। आपको दोनों को साथ लेके चलना है और मम्मा-पापा ने हमको दोनों की तरबियत दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तुम्हें मैं किस्सा सुनाता हूँ। मैं शायद 7 साल का होऊँगा या 8 साल का होऊँगा और मैंने रोज़ा की नियत कर ली, रोज़ा रख लिया। हम लोग उस ज़माने में जद्दे से मदीना गए थे और फिर मदीने से हमें वापस जद्दे आना था। तो अब वहाँ की तुम सोचो गर्मी कितनी ज़बरदस्त होती है और मुझे याद है अख्तर भाई मुझे लेके अख्तर भाई भी हमारे साथ थे और असलम मामू और अर्शे मोमानी भी हम लोगों के साथ थे। हम लोग सब साथ में गए थे। ये सब सऊदी अरब में थे। तो मुझे याद है कि मुझे प्यास लग गई
तो मैंने मैंने कहा कि मैंने तो नियत ही नहीं करी रोज़े की, मुझे तो पानी पिलाओ। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, तो अब तो तू शाम में ही पिएगा। तो मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं उनसे कहता रहा कि नहीं मुझे पानी पीना है। उन्होंने कहा नहीं, अब तुमने रोज़ा रख लिया है, तो तुम्हें रोज़ा पूरा करना पड़ेगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि उन्होंने ठंडा एक पानी में कपड़े को गीला करके मेरे पे रखा, एसी के सामने मुझे बिठा दिया, गाड़ी के एसी के सामने। मगर साहब उन्होंने मुझे रोज़ा नहीं तोड़ने दिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, तू चाहे कुछ भी कर ले, तू इफ्तार के टाइम पे ही रोज़ा खोलेगा। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनकी स्ट्रिक्टनेस कि वो जहाँ दीन का मामला आता था, तो वो बहुत ज़बरदस्त हमारी स्कूलिंग होती थी। हमारे घर का कानून ये था कि अगर हम फजर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, तो हम नाश्ता नहीं कर सकते। तो हमसे पहला सवाल ये होता था कि भई फजर की नमाज़ पढ़ी? हम फजर के वक़्त तो उठ के पढ़ते नहीं थे, बाद में तो पूछते थे कज़ा भी पढ़ी या नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी, तो आप पहले जाओ नमाज़ पढ़ो, फिर आप डाइनिंग टेबल पे आओगे। तो वो सब तरबियत का ही पार्ट है यार ये सारी चीज़ें जो हैं। यार हाँ, देखो मैं जो हूँ हकीकत में वो सबसे हैप्पी गो लकी काइंड पर्सनैलिटी थी मेरी। फराबाजी बहुत ज़्यादा स्टूडियस, बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत आगे और प्लस छोटे बहन-भाई भी ऐसे ही। मैं था जो बहुत चिल, रिलैक्स ना मतलब इन लोगों के मार्क्स आते थे 90s में और मेरे आते थे 60s में, 65-70s में आते थे। तो मुझे याद है कि हम लोगों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक ही दिन होती थी, तो मेरा जो रिपोर्ट कार्ड होता था वो पापा सबसे नीचे रखते थे, कि यार कोई अगर मिल जाएगा, तो मतलब पहले जो अच्छे रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो ऊपर रखेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो जैसे ही थोड़ा-सा मैं बड़ा हुआ, तो मैंने अपने बहन-भाइयों के लिए जो भी हो सकता था, जो भी पॉसिबल था, वो सारी चीज़ें करता था मैं उन लोगों के लिए, जो मुझे लगता था कि भई हम लोग नहीं कर पाए बचपन में, तो मैं उनको घुमाने लेके जाता था, रेस्टोरेंट्स में जाते थे। हम लोग मतलब उन लोगों का जो भी पॉसिबल हुआ, जैसे ही मैं कमाने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहन-भाइयों का मेरा बहुत वैसे कहते हैं ना वो एक होता है ना भाई जो बड़ा कूल खेल-कूद वाला और मैं छोटा-सा इन लोगों को लेके खेल-कूद भी मैं ही उनके साथ खेलता था क्योंकि फराबाजी बड़ी भी थी और थोड़ी-सी उनका नेचर भी ऐसा था कि वो स्टूडियस और थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। तो मैं ही था जो कूल बड़ा भाई जिसको कह सकते हो तुम। तो यही है कि मेरे आने के बाद मोहसिन को बुलाया मैंने, फिर खैर समीहा की जब शादी हुई तो फिर समीहा का हस्बैंड आया और समीहा आई। फ़ातिमा का आना एक इत्तेफ़ाक था मगर फिर मम्मा के लिए फ़ातिमा आई थी, फिर उसको एक अपॉर्च्युनिटी आ गई, फिर उसके शौहर ने इजाज़त दी तो फिर वो भी यहाँ आ गई। तो हम 4 बहन-भाई तो दुबई में ही हैं, फ़राबाजी इंग्लैंड में है, सालों से इंग्लैंड में ही हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल सारे ही बहन-भाई बाहर हैं, सारे ही बहन-भाई बाहर हैं। मगर मैंने आसिफ़ मम्मा-पापा को रेज़िडेंस दिया हुआ था, जब मम्मा हयात थीं। तो आखिर के 3-4 साल उनके पास रेज़िडेंस था, पापा-मम्मा दोनों के पास। फिर मम्मा के इंतकाल के बाद अब पापा के पास मोहसिन के थ्रू रेज़िडेंस है दुबई का रेज़िडेंस है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा, बहुत दुबई में मम्मा का भी आखिर का टाइम मैक्सिमम टाइम वो मेरे साथ ही थी। कोविड के टाइम पे पापा-मम्मा मेरे साथ ही थे, ये भी उनका मैक्सिमम टाइम यहीं गुज़रा, दुबई में मेरे साथ ही गुज़रा। मैं बताऊँ तुम्हें पापा और मम्मा जैसे तुमने कहा ना वो आइडियल कपल रहे हैं। बहुत मतलब माशाल्लाह पापा जो है मैं ये नहीं कहूँगा ही इज़ नॉट मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स उनकी वोकैब्युलरी और उनका वो बहुत रिच है। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, वो तब बोलते हैं जब ज़रूरत है। मगर पापा हमारे बड़े फ्लैम्बॉयंट और एक्सट्रोवर्ट मम्मा हमारी बहुत कहते हैं ना एलिगेंट और बहुत डिसिप्लिन्ड तो ये हमने बहुत मतलब देखो वही वाली बात है रिश्ते सब ऊपर बनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब थे कि मम्मा-पापा दोनों की वजह से हम लोगों की परवरिश बहुत अच्छी रही। मगर मैं तुम्हें बताऊँ दोनों बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट जैसे मम्मा तो थी स्ट्रिक्ट जैसे मैंने तुम्हें बताया, पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। मगर पापा स्ट्रिक्ट रहे मेरे साथ जब तक मैं कॉलेज में नहीं आया। कॉलेज के बाद
पापा ने अपने आप को बिल्कुल चेंज किया, जो शायद मैं समझता हूँ कि वो सही चीज़ भी थी। फिर वो दोस्त बन गए हमारे, फिर वो हमारे दोस्त बन गए बिल्कुल। मैं बहुत फ्री हो गया था, मैं उनके साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ। मगर शुरू में तो भाई अ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। और रिप्रिमांड होते थे हम लोग। जैसे कहता था कि मूवीज़ में ये जो होता है ना, माँएँ बचाती हैं। अगर बाप गुस्से होता है तो आप वो उल्टा था उनका। पापा अगर हमें डाँटते थे तो वो कहती थी और ज़ोर से, इस हाँ, इसने ये भी किया है। अरे मैं कहता था ये क्या हुआ? हम तो मूवीज़ में ये देखते हैं कि माएँ आके बचाती हैं और आप जो है वो तो दोनों जो है ना बैड कॉप थे शुरू में तो बहुत ज़्यादा। मगर बाद में ऑब्वियसली फिर वक़्त के साथ हर चीज़ चेंज हो गई। मगर फिर भी देखो ऐसा नहीं था कि अनरीज़नेबल हो। मैं तुम्हें ये वाली बात भी करेक्ट कर लूँ मतलब क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि अनरीज़नेबल नहीं थे। हम लोग हरकतें करते थे, हम लोग शैतानियाँ करते थे, तो हम रिप्रिमांड होते थे उसकी वज़ह से। मगर अ, मगर मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ। जैसे मेरे बच्चों को मैंने आज तक कभी हाथ नहीं मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। फिर शायद वक़्त भी बदल गया है। जनरेशन थी यार, हम लोगों की अलग थी। हम लोग बहुत सीधे थे, अब ये बच्चे थोड़े-से और वक़्त के साथ आदमी को चेंज होना चाहिए। तो साथ-साथ पे मैं हाथ भी नहीं उठाता मगर हाँ, मैं उनको बहुत डिसिप्लिन रखता हूँ अपनी तरफ से और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है बच्चे भी अच्छे हैं, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम हमें देते नहीं हैं पैरेंटिंग में। यार मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें बताता हूँ। मुझे एक चीज़ जो बहुत याद है, मम्मा की मैं तुम्हें बताऊँ मुझे याद है कि एक तो उन्होंने कहा था कि 3 चीज़ों की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए और ये मुझे याद है ये वाली बात एज़ इट इज़। उन्होंने कहा था पहली चीज़ औरतों की। मुझे एज़ अ लड़का मुझे उन्होंने ये कहा था कि औरतों की इज़्ज़त करो। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है ना? तो आप एक तो औरतों की इज़्ज़त करो, पहली चीज़। दूसरा, आपको खाने की इज़्ज़त करनी चाहिए। खाने की इज़्ज़त करो, मतलब जितना निकालो तो ख़त्म करो। हम कहते हैं ना जन्नत की झाड़ू दो, वो वाली बात। तो खाने का रिस्क ज़मीन पे ना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप देखो तो उसको उठा के साइड में रखो। तो खाने की इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्क की इज़्ज़त करो। और तीसरा जो है वो पैसे की इज़्ज़त करो। पैसे की इज़्ज़त करने का मकसद ये है कि अगर अल्लाह आपको दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत जगह पे इस्तेमाल करो। आप उसको बेशक जो आपके हलाल तरीके हैं उसमें इस्तेमाल करो, मगर इज़्ज़त करो क्योंकि वक़्त कभी एक जैसा नहीं रहता। तो जब अच्छा होता है तो फिर बुरा भी आ सकता है। तो अब जैसे ये चीज़ है ये मुझे याद है, मम्मा की कही हुई बात है, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक मैं तुम्हें बताता हूँ अ, मैं शायद कि अपनी यूकेजी में था और मैं एक पेन लेके आ गया या क्लास फर्स्ट में था, मैं पेन उठा के लेके आ गया। अच्छा वो क्लास 1 में तो पेंसिल होती है, तो मम्मा ने मेरे पेंसिल केस में पेन देख लिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पेन किसका? कहाँ से मिला तुम्हें? तो मैंने कहा मुझे क्लास में पड़ा हुआ था, तो मैंने उठा लिया वहाँ से। तो मम्मा ने फिर मुझे समझाया कि नहीं, सोचो जिसका पड़ा हुआ था, अब उसने वहाँ जाके ढूँढा होगा तो उसको मिला होगा, नहीं मिला होगा। तो उन्होंने मुझे इतना समझाया और उन्होंने मुझे ये भी महसूस कराया कि मैंने गलत काम किया। तो अब ये चीज़ मेरे इतनी ज़हन में है कि अगर ऑफ़िस में किसी का पेन गलती से भी मेरे पास आ जाता है, तो मुझे एकदम से ख़्याल आता है नहीं भाई, तेरा पेन गलती से मैंने उठा लिया, ले भाई। तो मतलब ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये आपके साथ आपके वैल्यूज़ हैं, ये आपके साथ हमेशा रहती हैं, ये हमेशा रहती हैं। यार मम्मा मम्मा हमेशा से एक जैसी रही हैं, मम्मा में कोई चेंज नहीं आया है। मम्मा हमेशा से जैसी थी वैसी रहीं। मैं उनकी पैरेंटिंग का स्टाइल की बात कह रहा हूँ, मतलब मैं जैसे तुम्हें बता रहा हूँ वो जब पिछले साल दिसंबर में दुबई में थी, तो वो मुझसे ऐसे ही बात करती थी जैसे जब मैं क्लास यूकेजी में था, तब बात करती थी। तो उनमें कोई चेंज नहीं था, उनकी अथॉरिटी में कोई चेंज नहीं था और उनके उनके टेम्परामेंट में कोई चेंज नहीं था। वो जैसी थी वैसी थी। मतलब अगर उनको कोई मेरी बात बुरी लगेगी तो वो माइंड नहीं करती थी उठा के चप्पल मारना मेरी तरफ या हाथ से मुझे मारना। तो वो और फिर वो मेरी माँ थी यार, वो बिल्कुल कर भी सकती थी। तो मम्मा में कोई चेंज नहीं था। हाँ, मैंने पापा में ज़रूर ये चेंज महसूस किया था, कि वो जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने अपना अपना जो पैरेंटिंग स्टाइल है वो चेंज कर लिया था। प्रोफ़ेशनल थी, मम्मा हमारे ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसने मास्टर्स किया था। उसके बाद तो ख़ैर तो मम्मा एमए थी सोशियोलॉजी में।
मम्मा ने मास्टर्स किया था सोशियोलॉजी में। मम्मा ने महाराजा स्कूल से अपनी 12th की है, फिर उसके बाद उन्होंने अपना बीए कनौडिया कॉलेज से किया है। फिर उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की थी। और शुरू में तुम्हें अगर पता हो तो एडमंड स्कूल है, सुधीर सर का तुमने नाम सुना होगा। तो ये जो सुधीर सर के फादर थे सिंह साहब, ये पापा के टीचर थे सेंट जेवियर्स स्कूल के। और उन्होंने पापा को अपना बेटा बनाया हुआ था। वो पापा से बहुत ज्यादा पापा उनके स्टूडेंट थे और पापा उनके बहुत क्लोज थे। तो जब वो सेंट जेवियर्स उन्होंने छोड़ा और उन्होंने सोचा कि मैं एक कमरे से सेंट एडमंड स्टार्ट हुआ था, तो मम्मा और पापा दोनों फाउंडिंग टीचर्स थे उस स्कूल के। मम्मा पापा दोनों टीचर्स थे, मम्मा ने भी कुछ टाइम पढ़ाया है। फिर उसके बाद खैर पापा जब वकालत करने लग गए, फिर सऊदी अरब चले गए। फिर सऊदी अरब के बाद जब हम इंडिया गए ना, तो आसिफ, मम्मा ने पूरा फोकस हम लोगों की तरबियत में लगाया था, बहन भाइयों की तरबियत में दिया था उन्होंने। और उसके बाद जब हम सब अ, अपने अपने परस्यू करने लग गए करियर्स, और बहनों की भी शादी हो गई, तो मम्मा को डायग्नोस हुई डायबिटीज। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले की बात, 20-22 साल पहले उनको डायग्नोस हुई और इंसुलिन पे थी वो। तो तो जब वो थोड़ी सी फ्री हुई, उनको जब अपनी जिम्मेदारियों से वो फारिग हुई, तो एक एनजीओ है जयपुर में, उमंग नाम से। और बाय द वे इसको पेट्रोनाइज करता है सलमान खान। ये इसकी इसकी जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो बीना काक हैं, जो राजस्थान की टूरिज्म मिनिस्टर भी थी और सलमान खान के साथ मूवीज में भी आई हैं। अगर तुमने वो मूवी देखी है, मैंने प्यार क्यों किया, तो उसमें जो उसकी माँ बनती है सलमान खान की, वो वही है। तो वो उनका एनजीओ है। और मम्मा ने वहां 20 साल मम्मा वहां गई हैं, और वहां जाके सिर्फ बच्चों को वो जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं ना, जो उनको मम्मा आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती थी। आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती थी, और मम्मा ने ये काम 20 साल किया है, इतनी पाबंदी से किया है। और उनको वहां जाके बड़ा अच्छा लगता था। 1 रुपए नहीं लिया हमने उनसे, 1 रुपए। मतलब ट्रांसपोर्ट तक का नहीं लेते थे मम्मा, अपने पैसों से एक ऑटो किया हुआ था, वहां जाती थी आती थी। और इतना सारा काम लेके वहां का एनजीओ का घर आती थी। और हम, पापा बता रहे थे कि वो जो डायरेक्टर हैं और ओनर हैं, वो ये कह रही थी पापा से कि जितने अच्छे मोल्ड्स उन्होंने बना दिए उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, कह लेंगे हमें कोई और बना ही नहीं पाया उसके बाद। तो मतलब उन्होंने इतने दिल से खिदमत की है इन बच्चों की। और आज भी वो बच्चे उनको, अच्छा ये तो क्या होता है ना, ऐसे जो बच्चे होते हैं ये तो जन्नती होते हैं, वैसे भी मासूम होते हैं ये लोग। तो मम्मा ने बहुत 20 साल ये काम किया है, 20 साल ये काम किया उन्होंने। यार मैं तुम्हें बताऊं, मम्मा, मैं तुम्हें थोड़े से और कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए बताता हूँ। मम्मा हमारी जो है ना, वो आखिर के 5-6 साल मोबाइल में बहुत एक्टिव हो गई थी। और वो लंबे लंबे वॉइस मैसेजेस करती थी, बहुत लंबे लंबे, 30-30 मिनट के, 40-40 मिनट के। अच्छा, जब वो कोविड के टाइम पे मेरे साथ थी, मेरे घर पे ही थी, और कोविड के टाइम पे मैं भी घर पे होता था, तो मैं मम्मा से कहता था, मम्मा ये मैसेज किसको किया? तो जब कोई खानदान वाले होते तो समझ में आता था। फिर वो मुझे, कई उनकी एनजीओ की टीचर्स होती थी, तो मैं कहता था, मम्मा आप इतने लंबे मैसेजेस करती हो, कोई सुनता भी नहीं होगा, क्या आप इतने लंबे लंबे मैसेजेस? पर वो मुझसे कहती थी, नहीं नहीं, ये मेरे, बिल्कुल मेरी फैमिली है और ये मेरे से बहुत क्लोज है। ये यकीन मानो आसिफ, जब मम्मा का इंतकाल हुआ, मैंने उन लोगों को ऐसे रोते हुए देखा है, वहां के स्टाफ को, मम्मा के लिए। जैसे हम रो रहे थे ना, हम लोग रो रहे थे जैसे, वैसे वो मम्मा को याद कर रहे थे और वो वैसे ही रो रहे थे। और उन बच्चों का, वो बच्चे तो तुम्हें मालूम है बेचारे जैसे हैं, वो खुद अपने होश में नहीं है। और मगर जो वहाँ की टीचर्स और बाई जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो मम्मा का, मतलब हम जब भी जाते हैं और हम मुलाकात करते हैं, तो मम्मा का नाम लेके रोते हैं वो लोग। मतलब इतनी खालिस मोहब्बत हो गई थी उनको मम्मा से। तो इससे पता चलता है कि मम्मा की, जो मम्मा सही थी, मैं गलत था। मुझे लगता था यार कौन सुनता होगा, पर अब मुझे एहसास होता है कि नहीं, नहीं नहीं, वो वाकई उनके रिलेशंस थे और लोग उनकी इतनी इज्जत करते थे। मुझे लगता था अरे यार कौन सुनेगा, पर मैं गलत था, वो सही थी। हकीकत बात यह है। 25 जनवरी को 1 साल हो जाएगा। मैं तुम्हें बताऊं,
दुबई से 5 डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। शायद 3 तो रोज़ की फ्लाइट्स हैं और कुछ दिनों में 5 फ्लाइट्स हैं जयपुर और दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट्स। जिस दिन ये हुआ, मम्मा का इंतकाल, आप ये देखो क्या अल्लाह की मसलिहत है मुझे नहीं मालूम। उस दिन फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन जयपुर आया हुआ था मोदी से मिलने और जयपुर ने सारी फ्लाइट्स कैंसल कर दी थी। तो जब मम्मा की तबीयत खराब होने लगी, जब या उनको लेके गए रिवाइव करने के लिए, तो मैंने इतनी फ्लाइट्स हम कोई भी बहन-भाई मौजूद नहीं था उनके अ, दफनाने में, उनके जनाज़े में हम नहीं आ पाए, जिसमें से 4 तो दुबई में थे। जब तक मैं, फातिमा और मोहसिन और समिया पहुँचे हैं, तो हम सुबह पहुँचे हैं 7:30 बजे, तब तक तो दफना दिया था और दफनाना भी चाहिए था। इस्लामी तौर से भी हमें वेट नहीं कराना चाहिए। पर मैं इसमें एक बात कहूँगा आसिफ, ये हमारे ख़ानदान की पे हमारी मतलब मैं कह रहा हूँ ना अच्छाई है और खूबी है हमारे ख़ानदान की, कि हम जब 2 वक़्त में हम एक-दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। एक तो शादी-ब्याह में, हम लोग और दूसरा दुःख बीमारी में। मुझे पापा को नहीं मालूम कि मम्मा का जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो कैसे हुए। सारा काम हमारे मामू, बिलाल, अदील ये सब इन लोगों ने सँभाल लिया, इसहाक, इन लोगों ने सँभाल लिया था यार। मतलब जब तक हम पहुँचे तब तक तो वो दूसरा दिन हो गया था और मुझे बिलाल ने बताया कि भाई मैंने क्योंकि कहते हैं ना कि जब दफना दो तो उसके बाद रुक के कुरान पढ़ना चाहिए, काफ़ी टाइम तक। तो मुझे बिलाल ने बताया कि उसने पढ़ा बैठ के, वरना मैं यही सोच रहा था कि यार मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ तो कोई कुरान पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। पर मुझे बिलाल ने बताया कि भाई मैंने पढ़ा। तो भई वो उनकी भी उसकी भी फुप्पो थी, उसकी भी माँ थी। पर मैं बता रहा हूँ ये हमारे ख़ानदान की खूबसूरती है कि हम बुरे वक़्त में सब एक हो जाते हैं और ये अल्लाह ये हमेशा बनाए रखे। तो हकीकत में जो करा अपने घरवालों की सबकी हिम्मत थी और उसकी वज़ह से हमें भी बड़ी हिम्मत मिली। वरना तो तुम्हें मालूम है यार, तुम जानते हो, तुम बाबा हज़रत को कितना साल हो गए। वो तकलीफ़ तो ऐसी है कि वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो तो बहुत फ्रेश रहेंगी। दिल चाहता है कि यार उनकी आवाज़ सुनूँ, तो मैं उनकी जो वॉइस मैसेजेज़ हैं मेरे पास वो मुझसे मुख़ातिब हुई हुई होती हैं, तो मैं वो वॉइस मैसेज सुनता हूँ। उन्होंने हर हमारे बच्चों की बर्थडे पे उनके वॉइस मैसेजेज़, हमारी एनिवर्सरी पे उनके मैसेज, तो हर ओकेज़न में हम सब बहन-भाइयों के लिए उनके बड़े-बड़े मैसेजेज़ जिसमें उनकी दुआएँ हैं। तो बड़ा सुकून मिलता है, उनकी आवाज़ सुन के बड़ा ना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेज़िंग है, मतलब बहुत अमेज़िंग है, पापा का सेंस ऑफ ह्यूमर और ये तो मतलब कहते हैं ना ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं बहुत। पापा को म्यूज़िक का बहुत शौक है, रफ़ी के बहुत बड़े कहते हैं ना फ़ैन हैं वो, रफ़ियन हैं, हम रफ़ियंस कहलाते हैं। तो वो भी रफ़ियन हैं बिल्कुल और उनको जो है उसके अलावा उनका जो शौक है वो अपने फैमिली के साथ वक़्त गुज़ारना है। पापा ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करते। अनलाइक हमारे जो दादा थे, हमारे दादा जो थे वो बहुत सोशल अ, उनका स्टेटस भी था और सोशलाइज़ करते थे। पापा हमारे इस मामले में थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं और वो जो है बिल्कुल अपना फैमिली और अपने रिश्तेदार और अपने बच्चे बस। तो पापा का थोड़ा-सा ये हिसाब रहता है। मगर गानों का बहुत शौक है उनको गानों का। यार पापा को ऐसे तो गाड़ियों का भी शौक है, बिल्कुल गाड़ियों का शौक है, पापा को घड़ियों का शौक है, उनका वॉच कलेक्शन बहुत अच्छा है पापा का और पापा को उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक है। हमारे पास सऊदी अरब में उस ज़माने में हमारे पास डिश एंटीना ऐसे थे जो जिसका हाइड्रोलिक हैंड हुआ करता था। जो पूरा जो सैटेलाइट है वो 180 की डायरेक्शन में है, तो वो हमारी ऐसी डिश थी जो अपने आप मूव करती थी अलग-अलग। मैं तुम्हें 90s की बात बता रहा हूँ स्टेशन में या वीडियो कैमरा है हमारे हम पापा ने उस ज़माने में ले लिया था। तो पापा को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत शौक है और इंशाल्लाह मैं जयपुर जा रहा हूँ ईद पे, तो मैं 12-13 दिन जयपुर में रहूँगा। तो इंशाल्लाह तुम पापा का भी पॉडकास्ट करवाएँगे इंशाल्लाह। मैं ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं सब बड़ों से मिलने जाऊँगा,
तो जितने लोगों को मैं कन्विंस कर सकूँ या जिनका हम कैप्चर कर सकें, तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर करेंगे। जैसे असलम मामू है, मैं सोच रहा हूँ असलम मामू का भी एक हम ऐसे ही करेंगे। गुड्डू मामू तो मुश्किल है हाथ में आना, मगर असलम मामू का कैप्चर कर लेंगे और नफीस फूफी हैं, उनका कोशिश करेंगे। संजली फूफी से मैं कहूँगा कि बी का मुझे नहीं मालूम कि वो मानेंगे नहीं मानेंगे, उनका पापा से हेल्प लेंगे कि पापा अगर हमें हेल्प कर सकें। यार मुझे जो है ना हकीकत में अपनों के जाने का बहुत डर रहता है, मैं तुम्हें सही बात बताऊँ। मुझे और मम्मा के जाने के बाद और ये फ़ियर गहरा हो गया। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जो जो एग्ज़िस्टेंस में है वो मरेगा। मगर मुझे जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरी फ़ैमिली है, उनसे अलग होने का जो है वो यही मेरा एक फ़ियर है लाइफ़ में, वरना मैं किसी किसी चीज़ से नहीं डरूँ। पर इस चीज़ से मुझे ज़रूर डर लगता है, ये ज़रूर है। यार मैं देखो अ, तुम मुझसे एज़ अ पर्सन बात कर रहे हो, है ना? एज़ एन इंडिविजुअल बात कर रहे हो? तो यार तुम मुझे ऐसी किसी पॉडकास्ट में देखोगे फैमिली की अगर ज़िंदा रहा तो इंशाल्लाह और ज़्यादा तुम मुझे इन्वॉल्व देखोगे। मैं 2-3 चीज़ें करना चाहता हूँ। एक एक तुम्हें अगर याद हो तो एक ज़माने में मैंने एक वेबसाइट भी बनाई थी अपनी फैमिली की सौदागर फैमिली ऑफ जयपुर करके। वो बनी थी फिर वो खत्म हो गई थी। तो मैं ये भी करूँगा इंशाल्लाह अब जब मैं जा रहा हूँ अप्रैल के बाद थोड़ा-सा टाइम होगा, तो हम लोग कनेक्ट होंगे और मैं सोच रहा हूँ कि हम एक वेबसाइट अपनी फैमिली की तो जनरली बहुत क्लियर रहता हूँ अपने थॉट्स को लेकर और अपने चीज़ों को लेकर मतलब मुझे क्लैरिटी थोड़ी-सी है। अ, हाँ, मैं थोड़ा-सा एक चीज़ अगर तुमसे कह सकता हूँ अगर मैं सोचूँ, तो ये कहो कि मैं थोड़ा-सा इमोशनल ज़्यादा हो गया। अब मैं थोड़ा-सा चेंज महसूस कर रहा हूँ। शायद ये मैच्योरिटी है या एजिंग है, मुझे नहीं मालूम। पर अब थोड़ा-सा अपने आप पहले मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। मगर अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि ख़ास तौर से मम्मा के जाने के बाद कि थोड़ा-से मुझ में इमोशंस ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ मैं। फैमिली में अगर कोई भी ऐसा है जिसको ज़रूरत है हमारी कि हम उसका हाथ पकड़ें, तो हमें वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये हमारी मतलब एक रिश्ते की भी तकाज़ा है और दीनी एतबार से भी हमें ये ज़रूरी है हमारे लिए। और वो अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं थोड़ा फैमिली और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को मैं उनके लिए काम करूँ अब। लाइफ़ के 20 साल काम किया और अब आने वाले अगर जितने साल हैं, तो वो अपनी इमीडिएट और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, जो भी मैं कर सकूँगा इंशाअल्लाह, कोशिश करनी चाहिए। देखो मैं बताऊँ तुम्हें हकीकत बात तो ये है कि मैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना आसिफ अब मेरी मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे बहुत इर्रेलेवेंट लगती हैं, मैं तुम्हें साफ बात बताऊँ। मुझे लगता है कि यार ये अचीवमेंट्स एक टाइम पे मुझे लगता था ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। पर अगर तुम मुझसे आज की तारीख में पूछो, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि मैं मेरे कि किस जगह पे मेरा घर है या मैंने कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं या मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितने मिलियन है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे एक अचीवमेंट जो अब लगता है, जो मैं कह सकता हूँ वो भी मुझे अभी रिसेंटली मुझे पता चला, वो ये है कि यार मेरी वालिदा मुझसे बड़ी खुश होके गईं, बहुत खुश होके गईं। और मुझे कैसे पता चला कि जैसे-जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें बताया ना वो बड़ी कनेक्टेड रहती थी। तो वो मुझसे और मेरी वाइफ से आयशा से वो हमसे लोग कह रहे हैं कि यार तुमसे बड़ी खुश होके गई हैं वो, तुमने बड़ी खिदमत की है। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि ये मेरा एक अचीवमेंट है। अगर अचीवमेंट्स बाकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें यार आसिफ बहुत इर्रेलेवेंट है यार मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। यार मैंने पिक्चर देखी थी, मुझे पापा-मम्मा ने पिक्चर दिखाई थी, फ़ोटोग्राफ दिखाया था। तो वैसे हुआ फिर उसके बाद जब हमारी बात हुई तो मैंने ये देखा कि मुझे हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि क्योंकि मैं ह्यूमन रिसोर्स में हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है लोगों को जज करने का। और अक्सर मैं सही रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लग गया था कि नहीं जिस तरीके से मुझे वो सारे जो कहते हैं ना बॉक्सेस टिक कर रही थी हाँ, वो कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि आज के टाइम पे वो मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने जो है मुझसे ज़्यादा वो क्लोज़ हैं। अगर मैं
फराह बाजी की बात करूँ, फातिमा की बात करूँ, तो ये शायद मुझसे ज़्यादा मम्मा से आयशा ज़्यादा क्लोज़ थी। आयशा ज़्यादा क्लोज़ थी और तो मैं समझता हूँ कि आपकी अगर पार्टनर अच्छी हो, तो आप कहते हैं ना आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत खराब भी हो सकती है और उसी की वजह से आपको इज़्ज़त भी मिल सकती है और आपको बहुत ज़िल्लत भी मिल सकती है। तो मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस मामले में मैं बड़ा खुशनसीब हूँ और अल्लाह की बड़ी मुझ पे मेहरबानी रही। तो और मेरी वाइफ़ जैसे मैं हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली के लिए वो क्लोज़ हैं। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। नहीं, नहीं, तुम मुझसे डेट भी पूछ लो 28 28 मई को हुई थी मेरी शादी और मैं बहुत कम उम्र का था, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सही उम्र थी शादी की। अब उससे क्या हुआ ना कि साद हमारा 2006 में पैदा हो गया। अब आप देखो साद और मैं दोनों ऐसा लगता है कि हम भाई-भाई हैं। तो बड़ा यंग पेरेंट्स हैं हम लोग। जब बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे, तो हम देखते थे कि साथ की जितने क्लासमेट्स हैं, उनके पेरेंट्स हमसे 8-8, 10-10 साल बड़े होते थे उम्र में। तो बड़े यंग पेरेंट्स हैं हम लोग, पर अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, वो सही एज थी, सही टाइम था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत सही रहा। ये बात शायद पता नहीं तुम्हें पता नहीं शायद तुम्हें नहीं मालूम होगी, पर मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें मालूम है मेरे दुबई आने का कैसे हुआ? दुबई आने का कैसे हुआ मेरे? अ, आयशा ने 2009 में मेगा स्ट्रक्चर्स करके एक प्रोग्राम आता था नेशनल ज्योग्राफिक पे। तो उसपे इन्होंने बुर्ज अल अरब अरब जो है ना, बुर्ज अल अरब जो वो एक आपने देखा होगा 7 स्टार होटल है, डी शेप की दुबई में। तो उन्होंने उसकी मेगा स्ट्रक्चर्स में उसकी मेकिंग देखी और ये इन्होंने अपना बाँध लिया कि मुझे तो अब दुबई में रहना है। तो ये मेरी जॉब अप्लाई करने लगी और इनका ये हो गया था कि हमें दुबई में शिफ्ट होना है। और मैं तुम्हें सही बताऊँ कि हम तो सऊदी अरेबिया में पले-बढ़े हैं, तो मुझे सऊदी अरब के बारे में पता था, दुबई के बारे में मुझे मालूमात नहीं थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ एज़ ऑफ 2010 ऑल्सो। हाँ, मुझे शारजाह के बारे में मालूम था क्योंकि मैच होते थे क्रिकेट के, तो शारजाह नाम सुना था। दुबई मैं कभी ज़िंदगी में गया नहीं था। तो मुझे याद है कि ये मेरा अप्लाई करती रहती थी जॉब्स। एक दफ़ा मैं ऑफ़िस में था और इनका मेरे पास फ़ोन आया, इन्होंने मुझसे कहा आयशा ने कि तुम्हारा मैंने एक इंटरव्यू शेड्यूल करवाया है और 5 बजे अवेलेबल रहना, तुम्हारे पास कॉल आएगी स्प्लैश से, स्प्लैश फ़ैशन से। तो मुझे लगा स्प्लैश कोई वाटर पार्क है। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं वाटर पार्क नहीं है, लैंडमार्क ग्रुप का रिटेल है फ़ैशन रिटेलर है, ये है। तो मैंने सोचा यार क्या इन्होंने कहा मैंने एजेंट से बात कर ली है, तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया है। मैंने ये सोचा मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, कौन फ़ोन करेगा? शार्प 5 बजे शाम के मेरे पास कॉल आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वहाँ मैंने स्टार्ट किया और मैं वहाँ पर फिर 11 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। मेरी सारी करियर ग्रोथ मेरा उस कंपनी में हुआ। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये दुबई भी आना मेरी इनकी ज़िद थी और इनकी वजह थी। उसके बाद जब हम यहाँ आ गए, तो मोहसिन की जॉब कैसे लगी? मोहसिन के लिए मोहसिन हैदराबाद में थे। तो हमने मोहसिन से कहा कि यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो मोहसिन इतना कीन नहीं था दुबई आने के लिए। मगर पापा ने कहा कि नहीं यार इसकी इसकी करियर के हिसाब से यहाँ बहुत अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो मोहसिन के सारे इंटरव्यूज़ आयशा ने शेड्यूल किए। मैं तुम्हें इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आयशा का जो कंट्रीब्यूशन था ना, वो सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ और होम मेकर की तरह नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इन्होंने दुबई में आके फ्रॉम स्क्रैच ये इन्होंने बेडशीट्स का काम किया और अगर मैं तुम्हें हकीकत बात बताऊँ उस टाइम पे शायद ये 2014 से लेके 2018 तक शी वाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बेडशीट की इनका काम था। मैं अगर फ़ेसबुक या ऑनलाइन मान बताऊँ तुम्हें तो। तो इन्होंने इतना उस लेवल पे काम किया है, ये एक्सपोर्ट करती थी बहरीन, कतर, केएस से इनकी सारे जाते थे। हमने एक वेयरहाउस ले लिया था रास अल खैमा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा किया। फिर जो चाइनीज़ हैं वो दुबई आ गए थे 2018 में। तो जो इनके सप्लायर्स थे वो सब यहाँ आके जो जिस रेट पे हम उनसे लेते थे, वो यहाँ आके बेचने लग गए थे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं यार अब हम दुबई का जो है उनका काम वो बहुत कम हो गया था। तो फिर हम अब वहाँ चले गए तो आज भी वो माशाल्लाह वहाँ
अपना ई-कॉमर्स का काम भी इनका चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और इनकी अपनी एक ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, फ्लीट ऑफ कार्स हैं इनके पास। तो ये दोनों बिज़नेस मैनेज कर रही हैं और बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं। तभी तो मैं सोच दोनों हाँ, 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 माशाल्लाह वहाँ पर मैनेज कर रही हैं और अब मैंने उनसे कहा था कि जब तुम मुझे अफ़ोर्ड कर सको तो मुझे बताना, मैं तब आऊँगा। तो उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, अब तुम आ जाओ। तो यही है, मैं जाके उनको थोड़ा सपोर्ट करने का यही इरादा है। मैं अपने मैंने उनसे कहा अब तुम सँभालो, बहुत अच्छा सँभाल रही हो, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं और मैं आके जो जो ज़रूरत होगी वो मैं वही यार मैंने ना ग्रेजुएशन के बाद कॉल सेंटर जॉइन किया था। उस ज़माने में कॉल सेंटर्स का बूम था। तो मैं कन्वर्जेस में था और कन्वर्जेस अमेरिकन कॉल सेंटर था। फिर वहाँ पर मैं बन गया था ट्रेनिंग असिस्टेंट। असिस्टेंट टीएसपी करके एक पोज़ीशन होती थी, ट्रेनिंग सर्विस प्रोफेशनल। हमारे 7 वीक्स का प्रोसेस ट्रेनिंग होती थी, 7 वीक्स की। सिटी बैंक का इनबाउंड प्रोसेस था हमारा। तो मैं 7 हफ्ते ना ट्रेनर्स का असिस्ट करता था ट्रेनर्स को। उनको हेल्प करना, फोटोकॉपी करना ये सब। तो ना मैंने वहाँ से मुझे ट्रेनिंग का शौक हुआ। नाइट शिफ्ट्स होती थी, ट्रेनर्स जो हैं उनको नींद आती थी तो वो मुझे बोलते थे यार तू पढ़ा दे। तो मेरी लर्निंग बड़ी अच्छी हुई। तो फिर उसके बाद मैं खैर प्रमोट हो गया, फिर मैं ट्रेनिंग में चला गया। फिर मैंने इसी वजह से मैंने अपना एमबीए जो किया वो एचआर में किया, ह्यूमन रिसोर्स में किया। काम करते-करते मैंने ह्यूमन रिसोर्स में किया सिम्बायोसिस से। और फिर जब मैंने दुबई में जॉइन किया था एज़ अ ट्रेनर ही जॉइन किया था मैंने। फिर मैं मूव हुआ सीनियर ट्रेनर, फिर ट्रेनिंग मैनेजर, फिर हमारा एचआर मैनेजर चला गया था और उनको चाहिए था कि मैं कुछ टाइम के लिए सँभालूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार कुछ टाइम क्यों, फिर आप मुझे मुझे ट्राई करो, मैं एमबीए हूँ। तो इस तरीके से मैं ह्यूमन रिसोर्स में वो इवेंचुअली ऑर्गेनिकली वही होता है, तो मैं इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स में आया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी मतलब मैं हेड ऑफ एचआर था, मेरी जो लास्ट असाइनमेंट था। अभी भी मैं रीजनल एचआर बीपी हूँ, जो मैनेज कर रहा हूँ अक्रॉस टेरिटरीज़, अक्रॉस एचआर फॉर जीएमजी के जो लॉजिस्टिक्स विंग है, उसको सँभाल रहा हूँ। तो अच्छा है यार, हमारे इस प्रोफ़ेशन की एक अच्छी बात ये है कि आप लोगों की लाइफ़ को ना बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हो पॉज़िटिवली। हाँ, नेगेटिवली भी कर सकते हो टर्मिनेट करके मगर वो एक अल्लाह ने मौका दिया और कई जो है ना लोगों का मतलब आपके पास एक होता है ये ऑप्शन कि आप चाहो तो आप उनको जॉब देकर जो ज़रूरतमंद हो, तो ये एक ब्लेसिंग है इस प्रोफ़ेशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे हुआ। मेरा मानना ये है आप किसी भी फ़ील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आसिफ़ आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा पहले, मेरा मानना ये है। अगर आप एक अच्छे इंसान होते हो, अब एक अच्छे इंसान की क्या क्वालिटीज़ होती हैं या क्या कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं अगर मैं एचआर की लिंगो यूज़ करूँ, तो आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, आप में एम्पैथेटिक आउटलुक आपका अच्छा हो, एम्पैथी होनी चाहिए, आप में लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो आप जब ये चीज़ क्वालिटीज़ आप में होती है ना, तो आप फिर चाहे किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, आप किसी भी रिलेशन में हो, आप कामयाब होते हो। आप कामयाब होते हो। तो उसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है और फिर ये जो मेरा प्रोफ़ेशन था इसमें तो ये डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्स है, तो इसमें तो ह्यूमन टच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मगर अब एचआर का मतलब सिर्फ़ यही नहीं है कि आप तुम्हें भी मालूम है हायरिंग-फायरिंग इसमें बहुत आगे है। जैसे मैं अभी जिसमें हूँ वो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स है, बिज़नेस पार्टनरिंग है, जिसमें सक्सेशन प्लानिंग है, जिसमें ऑर्गेनाइज़ेशनल डेवलपमेंट है, जिसमें टैलेंट मैनेजमेंट है, एट्रिशन कंट्रोल है, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो वो सब हो जाता है यार मगर आपको पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। आपको लिसनिंग लिसनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये मेरा मानना है किसी भी उसमें। यार मैं बताऊँ एज़ अ ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ और जब मैं सीवीज़ देखता हूँ, तो मैं इट डज़न्ट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन। इट डज़न्ट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन अगर आप हर साल, डेढ़ साल में मूव कर रहे हो और स्पेशली जब आप दुबई जैसी जगह पे होते हो, जहाँ आप मान लो मैं इंडिया में कोई कैंडिडेट है और मैं उसको इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ ये तो हर डेढ़ साल में, 2 साल में मूव करता है। तो मुझे ये
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि यार इसको मुझे इंडिया से यहाँ सेटल करने में कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, मैं इसका वीजा दूंगा, टिकट दूंगा, इसको सेटलमेंट अलाउंस दूंगा मैं, फिर ये प्रोबेशन में होगा, फिर प्रोबेशन इसके आरओआई आते आते तो ये फिर छोड़ के चला जाएगा। तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जमाता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल, अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रही तो आप मूव करो, मगर आप ये देखो कि क्या कुछ फ्यू थाउजेंड रुपीस के लिए आप मूव कर रहे हो, या आप एक बेहतर कंपनी में बेहतर पोजीशन के लिए मूव कर रहे हो। तो ये डिसीजन जो है ना आपको अ, लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह। वक्त इतना खराब आ रहा है इंडिया में, खास तौर से इस्लामोफोबिया अब दुनिया में बढ़ रहा है। तो हम, और हमें मालूम है कि हम लॉजिकल और एक अच्छे दीन में हैं, तो हम अपने जो फराइज हैं नमाज की पाबंदी करें, और हम अपनी और हम अपने बाकी जो दुनिया की एस्पिरेशंस हैं, करियर एस्पिरेशन है, और जो आप ये परस्यू कर रहे हो, आप वो करो, दोनों को साथ लेके चलो। क्योंकि और अपना अखलाक ऐसा करो कि लोग जब आपसे मिले तो वो हैरत करें, यार अच्छा मुसलमान ऐसे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इतने पढ़े लिखे भी होते हैं। और बाकी जी। नहीं, 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 बस तुम बात करो, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाह रहा था कि तुमने मुझे इतना टाइम दिया। हुँ। तो भाई इतनी ज़रूरी है कि नेशन को मुसलमान रखना है, परवरिश दे। मैं 2 मिनट और लूँगा, मम्मा का इंतकाल हुआ। मम्मा उम्रा में उम्रे पे हम पाँचों हुआ, हमने अपने जब आप मर जाती की चीज़ें चल रही हो सकती है। आज जो तुम ये उनसे कि भाई चल रही हैं मुसल इन सब चीज़ों को ये आप होंगे, आप अच्छे मुसलमान होंगे तो आप एक अच्छी औलाद होंगे, आसान होती चली जाएगी। रेवोल्यूशन ये आपने से आर्ट्स या प्रोफेशनल कोर्स तालीम दो, नहीं आप पर प्रोफेशनल करवाओ। नहीं, नहीं यार, शुक्रिया, अच्छू लग गया। बात है, देखते हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट किसको कर रहे हो तुम? शीरू भाई को कर रहे हो? हाँ, उसमें मैं सैफी भाई और फैसल भाई मेमोरीज को जानेंगे इससे इंशाल्लाह। और व्हाट्सएप तो क्या होता है ना, सबके मैं समझता हूँ बहुत अच्छी सोच है, बहुत लेके चलें। अब हमने जो की है नहीं है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है हमने जो की है। जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया, और फिर इंशाल्लाह बात होती है यार आसिफ। जज़ाकल्लाह। मुझे मुझे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। टेक केयर यार, अल्लाह हाफ़िज़। सबको सलाम